So children, yesterday we discussed why Mendel selected pea plant for his experiment. The reasons are the short lifespan of this plant. Then next one is easily grown even in a pot, it can be easily grown. Then third one is it can produce true breeding varieties with observable alternative forms. मतलब आपको जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर के बारे में हमने बताया था, तो उसका जो फिनोटाइप है उसमें ट्रू ब्रीडिंग. व्हाट यू मीन बाय ट्रू ब्रीडिंग? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है प्योर फॉर ए कैरेक्टर. एक कैरेक्टर के लिए प्योर होना चाहिए. जैसे हमने आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बताया था, तो ये होमोजाइगस होना चाहिए. तो इसमें ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज देखने को मिल रहे हैं. और चौथा पॉइंट जो कि हम कल आपको नहीं बताए थे वो है कि पी प्लांट्स आर नॉर्मली एबल टू सेल्फ पॉलिनेट. नॉर्मली प्लांट अगर ग्रो हो रहा है तो इट कैन पॉलिनेट, इट कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, बट इसको हम आर्टिफिशियली पॉलिनेट भी कर सकते हैं. So that is artificially it can be cross pollinated. So it was the another most important reason why Mendel selected the pea plant. So I think it is clear to you. Please note down these points. These are the reasons why Mendel selected pea plant for his experiment, and it may come as your important question in your exam. Okay. Now let us discuss what are the observable. जो हमने बताया 7 contrasting character उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो वो कैरेक्टर क्या थे अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. The contrasting traits or characters studied by Mendel. मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या-क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए थे? As I said, he studied 7 contrasting character, and what are those characters? Let me tell you. So here I will write the character और ट्रेट, और यहां मैं लिखूंगी उसका डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म. ओके, डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म. तो सबसे पहला कैरेक्टर इज द स्टेम हाइट. Second one is flower color. पहले मैं सारे कैरेक्टर लिख देती हूँ, उसके बाद उसका डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म आपको बताऊंगी मैं. देन थर्ड वन इज फ्लावर पोजीशन. फोर्थ वन इज pod shape. Fifth one is pod color. Sixth one is seed shape. Seventh one is seed bulb. So these are the 4 contrasting characters studied by Mendel. So please make a note of this one. एग्जाम में आपका किस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों? जैसे आपको दे दिया जाएगा कि स्टेम हाइट, उसमें आपको दिया जाएगा डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, या फिर पूरा सातों के सातों कैरेक्टर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा और उसका डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म क्या होता है
वो भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी मैं एक एक कैरेक्टर का जो दैट इज डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड, व्हिच इज विजिबल। The character which is expressed externally is called dominant character, and the allele or the alternative of the character that is suppressed. Genotypically it is present in the individual, individual में ये present है लेकिन observe नहीं हो रहा है, मीन्स बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस तरह का कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। So stem height, in stem height the dominant character is tall, recessive character is dwarf or short। ठीक है, सो ये जो कैरेक्टर हमने बताया वह देखो, एक प्लांट पी प्लांट हम लेंगे तो ये पी प्लांट इसका 2 कैरेक्टर होता है, या तो ये शॉर्ट होता है या फिर टॉल होता है। सो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो द प्लांट विल बी अपीयरिंग एज टॉल, टॉल दिखाई देगा, लेकिन उसके पास रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव जीन होते हुए भी ये रिसेसिव ट्रेट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो द टॉल एंड ड्वार्फ आर द 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स और द एलील फॉर द कैरेक्टर स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के लिए ये 2 अल्टरनेटिव है, इसमें से डोमिनेंट इज टॉल एंड रिसेसिव इज ड्वार्फ। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्लावर कलर। In the flower color, the dominant character is violet and recessive character is white. Okay, dominant character is violet and recessive character is white. ओके, सो जो वायलेट कलर होता है मैक्सिमम केसेस में ये दिखाई देता है बिकॉज इट इज डोमिनेंट, एंड रिसेसिव जो है दैट इज व्हाइट फ्लावर, जो कि बहुत रेयरली दिखाई देता है। और इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि ये कैसे, क्यों रिसेसिव ट्रेट कम दिखाई देता है और डोमिनेंट ट्रेट ज्यादा क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में 2 तरह का पोजीशन होता है, एक है एक्सियल, टर्मिनल। ओके, सो फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सियल एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज टर्मिनल। व्हाट इज एक्सियल? सपोज दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, और ये स्टेम में अगर एक्सिस से, सपोज ये एक्सिस से फ्लावर डेवलप होता है, देन इट इज नोन एज एक्सियल फ्लावर। टर्मिनल मीन्स इफ द फ्लावर इज टर्मिनल इन position. So the terminal character of the flower is recessive, whereas axial position of the flower is dominant. Okay, next character is pod shape. Pod shape is, it is like pod, you know, pod is the fruit of the pea plant. pea plant का जो fruit होता है उसको pod कहा जाता है। so pea plant का fruit कैसे होता है? ऐसे होता है ना, और the seeds are located like this। okay, so this is the, ये है fruit है, fruit of the pea plant, and this is called pod। ओके, सो दिस पॉड का जो कैरेक्टर है इसका 2 अल्टरनेटिव है। शेप ऑफ द पॉड, इट इज द डोमिनेंट इज इनफ्लेटेड एंड रिसेसिव इज कंस्ट्रिक्टेड।
रिसेसिव इज कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ। फूला हुआ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो सीड है वो भरे हुए हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रिक्टेड मीन्स इट इज लाइक प्लांट। ये जैसे उसमें जो सीड्स होते हैं उसमें स्टार्च कंटेंट कम होते हैं, इसीलिए सीड का साइज भी छोटा होता है, इसीलिए ये कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। जो पॉड होता है, पॉड इज कंस्ट्रिक्टेड, ओके। So I think it is clear. Inflated and constricted, that is the shape of the pod. Pod मतलब the fruit of the pea plant. Okay. Then the next character is seed sac. Oh, sorry, I am sorry. It is pod color. So pod color means the color of the fruit. Fruit का जो color होता है, इसमें ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पॉड कलर होता है, इट इज ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। रिमेंबर, फ्रूट का कलर ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव फ्रूट में, दैट इज पॉड में, ठीक है। अभी देखो दूसरा केस मैं आपको बाद में बताऊंगी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर कंफ्यूजन, कंफ्यूज आप कहाँ होते हो मैं बताऊंगी आपको। देखो सीड सेप इज राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। रिंकल्ड इज रिसेसिव। राउंड मतलब क्या है? पूरा राउंड होगा, इसमें स्टार्च कंटेंट पूरा भरा हुआ होता है। और रिंकल्ड मतलब आपने देखा होगा पी का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है, वो बहुत कम पी सीड में ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिंकल। इट इज द रिंकलनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ सम अमाउंट ऑफ स्टार्च। कुछ अमाउंट स्टार्च कम होता है, इसीलिए ये रिंकल्ड होता है, ठीक है। सो राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट। ज्यादातर पी का जो आप सीड देखेंगे वो राउंड होता है, और जो कम सीड होते हैं जो कि रिंकल्ड होते हैं। सो राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। नाउ कम टू द लास्ट कैरेक्टर, दैट इज सीड कलर। सीड कलर yellow is dominant and green is recessive. So here is this is the point of confusion. यहाँ बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप पॉड कलर को देख रहे हैं, so when you are taking pod color, then green is dominant, but when you are taking seed color, आप सीड जो सीड लेते हो, सीड एंड पॉड में डिफरेंस आपको मालूम हो गया ना। तो अगर आप सीड ले रहे हैं तो येलो इज डोमिनेंट। तो अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि इसको ये दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। सो बच्चों प्लीज केयरफुल व्हाइल राइटिंग द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अल्टरनेटिव्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स, particularly the pod color and the seed color. So similarly here you can see pod color recessive trait is yellow and seed color recessive trait is green. Okay, so they are just opposite of each other. एक दूसरे का पूरा opposite है, ठीक है। So समझ में आ गया बच्चों, ये जो है 7 contrasting character, you have to remember all these characters, और उसका जो dominant form है and recessive form है, that also you have to remember. Okay, now we'll study about the experiment of Mendel. Okay children, the how Mendel reached up to the conclusion, उनको जो इन्फरेंस मिला था कैसे मिला था,
उन्होंने क्या अप्लाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अप्लाई किया था दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल लॉजिक्स, उसमें अप्लाई किया था। ऐसा तो नहीं कि उस टाइम जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो जीन के बारे में उनको पता नहीं था। सिंपली वो जो कैरेक्टर को जो रेगुलेट करता है उसको मेंडल फैक्टर नाम दिए थे, ठीक है। तो उनका एप्लीकेशन क्या था? और द एप्लीकेशन वाज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। ये दोनों को अप्लाई करके वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Monohybrid cross. You know what is monohybrid cross? The cross between the parents differing in one contrasting character. So it is the cross between the parents differing in one contrasting कैरेक्टर। ओके, तो जो 7 कैरेक्टर हमने बताया उसमें से हम ऐसे 2 प्लांट उन्होंने लिया कि सारे जो 6 कैरेक्टर थे 2 पेरेंट में सेम थे, लेकिन एक कैरेक्टर उसमें डिफरेंट था, ठीक है। तो इस तरह का पेरेंट को जब क्रॉस किया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सा कैरेक्टर लेंगे? अब बताओ कौन सा कैरेक्टर हम लोग लेंगे? मेंडल ने सारे कैरेक्टर, हाँ हाँ बेटा, मैम फ्लावर कलर। अच्छा, फ्लावर कलर लेंगे। तो हम यहाँ पर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में 2 अल्टरनेटिव क्या है? वायलेट एंड व्हाइट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे WW, कैपिटल W, नहीं तो कैपिटल V कर देते हैं, कैपिटल V एंड व्हाइट को हम लिखेंगे स्मॉल v, ओके। Violet will be written as capital V and white will be written as small v। देखो यहाँ हमने फ्लावर का कलर लिया, तो इस तरह आप सारे कलर के साथ ये एक्सपेरिमेंट क्रॉस कर सकते हो, पनेट स्क्वायर में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द सेम रिजल्ट इन ऑल केसेस। सो यहाँ पर मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने जो पेरेंट प्लांट लिया था दैट वाज प्योर breeding plant, means the plant was pure for violet, मतलब कैपिटल V के साथ स्मॉल v नहीं था, मतलब वो टोटली वायलेट ही था, और दूसरा प्लांट जो था वो टोटली व्हाइट था, ठीक है। तो बच्चों ये उनको कैसे पता चला? आपके मन में ये सवाल उठता होगा, क्योंकि उन्होंने काफी जनरेशन तक उसको ग्रो करने के बाद उन्होंने देखा कि जब ये बार बार वायलेट आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें डोमिनेंट ट्रेट ही है। उस टाइम उसके पास तो और कोई रास्ता था ही नहीं, तो उनको ऑब्जर्व करना था और प्लांट का डिफरेंट जनरेशन को स्टडी करना था, ठीक है। तो फर्स्ट इट वाज अलाउड टू डू क्रॉस पॉलिनेशन। So यहाँ हम लेंगे मेल प्लांट, मेल फीमेल ऑलवेज वी हैव टू मेंशन, सो फीमेल, सो मेल प्लांट हम ले रहे हैं। यहाँ बच्चों आप जब ले रहे हो क्रॉस करने के लिए तो क्लियरली यू हैव टू मेंशन कि फ्लावर कलर जैसे हमने यहाँ पर लिखा, और कलर का वायलेट एंड व्हाइट आर द 2
ऑल्टरनेटिव्स एंड इसमें वायलेट डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है, अभी हमको नहीं लिखना है, मेंडल ने कंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ हम मेल प्लांट लेते हैं वायलेट फ्लावर वाला, दैट इज कैपिटल V। ओके, सो दिस इज वायलेट। देन हम फीमेल लेंगे स्मॉल v, सो दिस इज व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। अभी बच्चों इसमें कितने तरह के गैमेट्स आ सकते हैं? अभी ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इट विल गिव, क्योंकि दोनों जो एलील है सेम है। और यहाँ कितने तरह के गैमेट्स आ सकते हैं? दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट स्मॉल v। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज गैमेटोजेनेसिस। And these are the gametes. Okay, so these are the gametes. Clearly you have to mention every steps. So ये क्या है? Parent, दोनों तरफ ये parent है, दोनों तरफ ये gamete है। अभी हम इसको क्या करेंगे? Artificially we have to do cross pollination। हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो अभी क्रॉस पॉलिनेशन हमने नहीं करवाया, मेंडल किए थे। ठीक है, आप चाहो तो आप कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यू नो हाउ टू डू। ओके, तो अभी इसका जो इंडिविजुअल आए, तो इंडिविजुअल में क्या हुआ? कैपिटल V स्मॉल v। लेकिन ये मेंडल को तो पता नहीं चला कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, वो टेस्ट क्रॉस के बाद ही उनको पता चला कि इसके अंदर कैपिटल V एंड स्मॉल v का जीन है। ठीक है, तो अभी ये जो है दिस जेनरेशन इज कॉल्ड F1 जेनरेशन और फर्स्ट फिलियल जेनरेशन और प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट जेनरेशन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो दो प्लांट हमने लिया, इसको हम जब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो उसमें से जितने सारे इंडिविजुअल आए उनका फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नली दे अपीयर्ड वायलेट फ्लावर्ड प्लांट। इसमें सारे जो प्लांट थे उसमें वायलेट फ्लावर आया। देन मेंडल allowed this progeny to self pollinate। उन्होंने इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया। तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है? उसका इसी प्लांट का मेल पार्ट को, मान लो इस मेल पार्ट को अभी इसी का ही फीमेल पार्ट के साथ पॉलिनेट करना है। सो दिस इज फीमेल, सेम प्लांट का ही एंथर एंड स्टिग्मा को दैट इज पॉलिनेट करना है, pollen grain, and so this is called self pollination। तो अब जब सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से कितने तरह के गैमेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो गैमेट मिला वो गैमेट को, और इसका जो प्रोजेनी मिला, मेंडल ने उसको पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया। पनेट स्क्वायर क्या है हम आपको बता चुके थे कल वाला क्लास में। तो अभी हम इसको पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे इसका प्रोजेनी को। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, यहाँ पर कितने तरह का गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं? दैट इज one with capital V and other with small v, and here also one with capital V and other with small v. So this is gametogenesis। Okay, अभी मैं आपको पनेट स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी, which was done by मेंडल। मेंडल ने इसको किया था। ठीक है,
Here I will do the Punnett square. Is this visible, children? या थोड़ा सा यहाँ कर रही हूँ मैं. Here I am doing, huh? It will be visible to you. So this is a monohybrid cross or gamete produced are only two types from each parent. हर एक parent से दो तरह के gamete produce हो रहे हैं. तो इसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ दो गैमेट, यहाँ दो गैमेट, और यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल एंड फीमेल. ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने यहाँ पर मेल लिखा, फीमेल लिखा, और मेल का हम क्या क्या गैमेट यहाँ पर देख रहे हैं. द गैमेट्स आर कैपिटल V एंड स्मॉल v. द गैमेट्स आर कैपिटल V एंड स्मॉल v. ओके. तो यहाँ आप देखिए कैपिटल V, हम लिखेंगे कैपिटल V एंड स्मॉल v. ओके. यहाँ पर भी सेम गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल V, स्मॉल v. ओके. नाउ व्हेन दिस pollen grain will pollinate the stigma of this female, then the individual will be capital V, capital V. This will be capital V, small v. This will be capital. Always we have to write the capital one first. So capital V, small v. Then next one is small v and small v. Okay. So this is the Punnett square where the progeny produced in a particular cross are represented graphically. So Punnett square क्या है बच्चों? Punnett square is the graphical representation of the gametes as well as the progeny produced by a particular cross. Okay. And it was developed by the British geneticist Reginald C. Punnett. Reginald C. Punnett. So that's why it is called Punnett square. Okay. So I think this monohybrid cross is clear to you. If you have any doubt in the cross, in any step of this cross, you can ask me. Otherwise, I will proceed. Clear, children? Ma'am, is there Yes, any ma'am. difference between selfing or self-pollination? Now, what were the outcomes of this cross? ये क्रॉस का क्या आउटकम था? So Mendel from this experiment concluded that, इसमें से उन्होंने conclude किया कि the first thing is the law of dominance. Law of dominance. And second one is law of segregation. So on the basis of the monohybrid cross, the result of the monohybrid cross, Mendel put forwarded two laws, that is law of dominance and law of segregation. Okay. So let us first discuss the first law. First law क्या है आपका?
he said that each character, जो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने फ्लावर का कलर लिया, उन्होंने सारे जितने सारे 7 कैरेक्टर्स थे वो सारे कैरेक्टर्स को लेकर ये क्रॉस किए। अभी उन्होंने क्या कंक्लूड किया, each character is determined by a pair of factors। so पहला हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, so लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाद में डिस्कस करेंगे। let us first discuss law of dominance। what does it says? each character is determined by each character is determined by a pair of factors, जिसको हमने क्या कहा, एलील, called एलील। ओके, तो यहाँ पेयर ऑफ फैक्टर के द्वारा हर कैरेक्टर रेगुलेट होता है, जिसको कहा जाता है एलील। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, व्हाट इज हिज कंक्लूजन, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर क्या लेंगे, कैपिटल V एंड स्मॉल v, इसका मतलब है दिस इज डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। सो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच regulates the character, that is the color of the flower। so this is the dissimilar pair। so this dissimilar pair of फैक्टर, जब एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होता है तब क्या होता है, वन ऑफ द एलील, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है, वन ऑफ द फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। इसका मतलब क्या है, अगर कैपिटल V स्मॉल v है तो कैपिटल V स्मॉल v को डोमिनेट कर देता है। दैट्स व्हाई द कैपिटल V इज एक्सप्रेस्ड इवन दो स्मॉल v इज प्रेजेंट। स्मॉल v होते हुए भी कैपिटल V ही एक्सप्रेस होता है, जिसके वजह से फ्लावर आई मीन प्लांट वायलेट कलर का फ्लावर के साथ होता है। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा, in a dissimilar pair of factor, one of the factor dominates the other and the factor which is suppressed, यहाँ suppressed कौन हुआ, small v, that is white color, the character, the factor for white color which is suppressed is called recessive। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हुए, दो एलील हुए, एक हुआ डोमिनेंट जो कि एक्सप्रेस्ड फिनोटाइपिकली, और दूसरा है रिसेसिव जो कि सप्रेस्ड हो गया। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दीज आर द 2 points of these laws put forwarded by Mendel on the basis of the result of monohybrid cross। okay, then next come to the law of segregation।
सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ segregation. Okay, so what does this law says? The factor or allele of a pair, the factor or allele of a pair representing a character, is it visible? Representing a character, segregate means what? Separates. Okay, segregate from each other, segregate from each other such that a gamete receive from each other such that a gamete receives only one of the two factors, receives only one of the two factors. Okay, and इसका मतलब क्या है बच्चों? The factor or allele of a pair representing a character. तो यहाँ हमने क्या लिया? फ्लावर कलर लिया, एक पेयर हम लेते हैं यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है। सो ये कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? कलर ऑफ द फ्लावर। सो द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर, ये एक पेयर है, ये दो एलील है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ए कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द कलर ऑफ द फ्लावर, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो आपको हमने बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये इसमें कैपिटल भी इसमें स्मॉल भी। जब आपका एनाफेज होता है तो ये दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम इस पोल में चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम इस पोल में चला जाता है और दो न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन होते हैं। तो जब गैमेटोजेनेसिस होता है, सो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस व्हाट हैपेंस, यहाँ दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज कैपिटल बी, अदर वन विद स्मॉल बी। इसका मतलब क्या है? जो एलिलिक पेयर था, ये जो एलिलिक पेयर था, अभी पेयर का हर एक एलील सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर ये सेपरेट हो चुके हैं एंड ईच ऑफ देम मूव टू द सिंगल गैमेट। एक गैमेट में एक ही एलील जाता है, ऐसा नहीं कि एक गैमेट में दो एलील चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पर सेपरेट होता है तो यहाँ पर दो एलील भी अलग हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो what is this is the reason why a homozygous parent, जब जैसे ये पेरेंट है, होमोजाइगस पेरेंट है, दिस होमोजाइगस पेरेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन कैन प्रोड्यूस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। इसमें और क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो गैमेट सेपरेट हुए हैं, तो यहाँ पर गैमेट क्या सेपरेट हुआ? कैपिटल भी, स्मॉल भी, ठीक है। मान लो दूसरे पेरेंट में भी कैपिटल भी एंड स्मॉल भी आया, तो अभी क्या होगा? अगेन
these two gametes unite together to form the allelic pair। ठीक से ये allelic pair बना सकते हैं, जैसे कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो जब पेयर में कैरेक्टर, पेरेंट्स में हमेशा पेयर में कैरेक्टर होते हैं, पेयर में एलील होते हैं, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस दे गेट सेपरेटेड, मींस दे गेट सेग्रीगेटेड, अलग हो जाते हैं, एंड अगेन दे फॉर्म द एलेलिक पेयर when the zygote is formed। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये एलेलिक पेयर फिर से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी टेस्ट क्रॉस के बारे में। आई विल टेल यू टेस्ट क्रॉस एंड दिस लॉ ऑफ segregation, why it is called universal law of inheritance। इसको क्यों यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है वो बताऊंगी, और लॉ दैट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तो आप इसको अच्छे से एक बार इसके प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, मैं इसको रिकॉर्डिंग करके रख रही हूँ, आप उसको देख लीजिए एंड कल के लिए फिर तैयार हो जाइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.